है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी से, नवनीत दामानी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी हैं इफ्जा के सेक्रेटरी है। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले गोल्ड की बात होगी, क्योंकि जिस तरह की तेजी कल दिखी थी और 9 महीने बाद 55,000 के ऊपर गोल्ड का भाव चला गया एमसीएक्स पर, और $45 की तेजी कॉमेक्स पे कल हमने इंट्राडे में देखने को मिली थी कॉमेक्स पर। सुरेंद्र मेहता जी, क्या लग रहा है सर, जिस तरह की तेजी गोल्ड में बनी है महंगाई के आंकड़े को देखकर, क्या ये तेजी आज भी जारी रहेगी? क्या उम्मीद करें, क्योंकि आज भी अहम इवेंट है, फेड का फैसला आना है, उससे पहले क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, जो फेड के इंटरेस्ट रेट जो आने वाले हैं वो तो कल ही इसके संकेत मिल गए थे जब सीपीआई के आंकड़े आए थे। तो इसके लगभग अब तो संकेत मिल ही चुके हैं कि 0.5% के ऊपर किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट रेट को नहीं लगाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट ने ये सारे फैक्टर्स डिस्काउंट कर लिए हैं। हमें 3-4 फैक्टर देखने होंगे। सीपीआई के आंकड़े जो उम्मीद से बहुत ही बेहतर आए हैं। जो दूसरी बात है, पिछले हफ्ते हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े वो थोड़े से अच्छे नहीं थे। जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट है और सर्विस ग्रोथ रेट है अमेरिका में, उसके आंकड़े बहुत ज्यादा खराब हैं। तो इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल उम्मीद अब हम लगा सकते हैं कि फेड 0.75% नहीं लेकिन 0.5% ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। और इसी के जरिए कल हमने मार्केट में एक बहुत ही बड़ा उछाल देखा। भारतीय बाजारों में लगभग सोना 800 रुपए के ऊपर गया, 800 रुपए से ऊपर गया, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगभग इसमें $40 से $45 की मूवमेंट दिखी। लेकिन मुझे लगता है कि सारे फैक्टर्स को अब डिस्काउंट कर लिया गया है। फेड के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन का आना अब कोई बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तो लगभग तय है 0.5% ही आएगा। तो मार्केट ने ऑलरेडी अपनी एक हाई पोजीशन है वो बना ली है, और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा यहाँ से हमें करेक्शन की उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, यदि फेड कल 0.75% इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। लेकिन मुझे अब यहाँ से बहुत फिलहाल अगले 7-8 दिनों के लिए कोई लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। तेजी की उम्मीद नहीं सर, रिकॉर्ड स्तरों से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 55,000 के आसपास भाव है, 1200-1500 रुपए की बात है। क्या लग रहा है, दिसंबर महीने में उम्मीद कर सकते हैं क्या एमसीएक्स पर नए रिकॉर्ड स्तर की? देखिए, बिल्कुल नया रिकॉर्ड तो दिसंबर महीने में अब मुझे नहीं लगता कि बनेगा। ये अब क्योंकि 14 तारीख को ये जो फेड के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा, उसके बाद में जो पिछला लास्ट हफ्ता होता है दिसंबर का, वो लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हॉलिडे का सप्ताह रहता है। तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं पर एक टॉप बना चुके हैं। $10-20 कोई यहाँ से बढ़ जाए, यानी लगभग 500-600 रुपया कोई बढ़ जाए, तो वो एक अलग बात होगी। बाकी मुझे लगता है कि क्योंकि मार्केट $200 ऊपर चला गया है अपने निचले स्तर से, तो कहीं ना कहीं अब हमें $40 से $45 की करेक्शन की वापस उम्मीद रखनी चाहिए। ओके, और चांदी को लेकर क्या लग रहा है? 69,000 के ऊपर भाव पहुंच चुका है चांदी का, क्या करना चाहिए यहाँ पर? कितनी तेजी की उम्मीद यहाँ से और लग रही है, और कितना टाइम फ्रेम क्या होगा उस तेजी का? देखिए, यही फॉर्मूला चांदी पे भी अप्लाई होगा। गोल्ड के बाद यदि मैं चांदी की भी बात करूं और दिसंबर की बात करूं, तो मुझे लगता है कि चांदी ने भी एक टॉप बना लिया है। ज्यादा से ज्यादा ये $23.92 पर अभी स्पॉट मार्केट है चांदी का। मुझे लगता है $24.36 तक ये जा सकता है। मतलब भारतीय बाजारों में लगभग 70,300 के आसपास, यदि रुपए की यही चाल रहती है, रुपया वर्सेस डॉलर, तो 70,300 के आसपास तक चांदी पहुंच सकती है। लेकिन इसमें भी मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा हमें दिसंबर के पहले एक करेक्शन की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स, जो भी फेड का डिसीजन आने वाला है, लगभग अब खुली किताब की तरह है, और इन सारे फैक्टरों को कल ही मार्केट ने एक्सेप्ट करके एकदम से सोने और चांदी में तेजी आ गई थी। जो भी खबरें हैं, बाजार उसको डिस्काउंट करके चल रहा है कि आधे % की बढ़ोतरी होगी।
तो अगर 3/4% अगर बढ़ी तो गिरावट ज़्यादा आएगी। अदरवाइज तेज़ी की संभावना भी अब यहाँ से फिलहाल नहीं लग रही है, क्योंकि सब कुछ फैक्टर्ड इन है। शुक्रिया सर मेहता जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। धर्मेश जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए आज इस फेड के फैसले से पहले? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है अब? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि मार्केट में तेजी आने की गुंजाइश काफी हाई है, और यही हुआ। मार्केट ने फेड के न्यूज आने से पहले ही मार्केट में एक अच्छी छलांग लगा दी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 50 पैसे की जो वृद्धि बढ़ाने की गुंजाइश है, वृद्धि है, वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है। बट अगर फिर भी देखो, मार्केट अभी भी फर्म है। सेकेंडली, मुझे लगता है कि रुपया कमजोर होगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो रुपया और कमजोर होगा और रुपया 83 के पार चला जाएगा। उस कारणवश आपको डोमेस्टिक मार्केट में इतनी मंदी आने की गुंजाइश काफी कम है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्राइस अराउंड ये लेवल से भी आप बाय करके चल सकते हैं। 55,000 की ऊपरी स्तरों पर मार्केट एक बार छू सकता है, आज शाम के सत्र के पहले या कल के सत्र में। बट हाँ, 15 तारीख के बाद यूजुअली मार्केट थोड़ा डेड हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि शॉर्ट टर्म इंट्राडे या 2 या 3 दिन के अंतराल के लिए अगर ट्रेड करना है तो आप सोने और चांदी दोनों काउंटर में आप बाय करके चल सकते हैं। चांदी मुझे लगता है कि 69,700 तक के स्तर या 70,000 तक के स्तर भी मार्केट एक बार छू सकता है। और रही सोने की बात, तो सोना 55,300 55,400 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो दोनों काउंटर पे मेरी बाइंग की सलाह रहेगी। ना जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर आज क्या सलाह दे रही हैं आप? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि कल एक बहुत नीजक रिएक्शन आया था डॉलर इंडेक्स में, और 103.5 का भी लेवल आता हुआ देखा था हम लोगों ने। आज थोड़ा सा बाउंस है और गोल्ड थोड़ा सा यहाँ पे सुस्ता सकता है। मेरे ख्याल से बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि हीट अप है रैली, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। 54,800 के करीब सेलिंग यहाँ पे रिकमेंड करूंगी। मुझे लग रहा है कि बहुत शार्प फॉल तो यहाँ पे है नहीं बिल्कुल। 54,450 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 55,000 का लगा के चल सकते हैं। ये इंट्राडे ट्रेंड है बिल्कुल, और जब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की मिड टर्म की बात करते हैं, ट्रेंड अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग है। और एक यहाँ पे थोड़ा सजेशन देना चाहूंगी विश्वमोहन जी की, आज रात फैसला आएगा, बैठक है, इंटरेस्ट रेट का मीटिंग है, तो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके ना चले। हो सकता है कि कल के दिन में हम वोलेटाइल मूव आता हुआ देखें, ओपनिंग आता हुआ देखें। पोजीशन जो भी यहाँ पर राय दी जा रही है, आज कम से कम कैरी नहीं करके जाएं, इसे आज ही काट करके जाए। जो भी आपके पास फायदे हो, नुकसान हो, इसको काट कर ही जानी चाहिए। नवनीत जी, क्या सलाह देंगे आप गोल्ड और सिल्वर पर आज? मिक्स रुझान है आज गोल्ड और सिल्वर के बीच में सारे पैसे, और मुझे लगता है कि कल का जो मोमेंटम देखा वो आज के सत्र में भी थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सेकंड हाफ तक, जब तक हम बैठक के नतीजे नहीं देख लेते। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, और 54,600 650 के आसपास मिले तो बाय किया जाए। 54,500 का स्टॉप लगाइए एंड 55,100 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। जैसे वंदना जी ने बताया कि कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर वोलेटिलिटी रुपये में भी आएगी, साथ साथ में गोल्ड में आएगी, तो उसका इम्पैक्ट दोनों तरफ हो सकता है, तो कैरी मत करिएगा। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में भी कल 4 नवंबर के बाद कल सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी दिखी थी, 3.5% के आसपास की तेजी दिखी, और वापस से ब्रेंट क्रूड का भाव $80 के ऊपर चला गया है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है क्रूड में क्या हो रहा है? क्या ये रिकवरी टिकाऊ दिख रही है? रिकवरी आगे तक जाएगी क्या? देखिए, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। अगर आप देखिए लास्ट 15 दिन की अगर चाल देखें, तो अगर WTI की बात करें तो ये 70 का 72 के लेवल कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा था, और मार्केट वहां से उसने अच्छा एक रिबाउंड दिया और प्राइस ऑलमोस्ट $76 के लेवल्स पे आ चुका है। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग भी कह सकते हो आप, और एक्सपेक्ट करिए कि डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है उस कारणवश आपको कच्चे तेल में थोड़ी तूल मिली है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो रैली है वो थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो फिर से 6,300 6,350 के स्तर आपको छोटे अवधि में आपको देखने मिल सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $77 WTI में देखने मिल सकता है। ये कंप्लीटली टेक्निकली है। फंडामेंटली अभी भी जो ओपेक और नॉन ओपेक की जो जुगलबंदी है वो कंटिन्यू है, ठंडी का माहौल है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ओपेक अपनी प्रोडक्शन कट जरूर करेगी और एक्सटेंड करेगी, उस कारणवश प्राइस को स्टेबिलिटी मिले और प्राइस अराउंड $80 में फिर से सस्टेन हो। तो यही सिनेरियो है मार्केट में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दिसंबर एंड तक मार्केट स्टेबल रहेगा। अमनीत जी, 6,200 के आसपास MCX पर भाव है क्रूड का। इन स्तरों पर क्या सलाह है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, दोनों में? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि जैसे पहले 2-3 दिन पहले भी आपके शो पे मैंने बताया था कि एक बाउंस नीचे रिएक्शन पॉसिबल है, और 5,800 का स्तर नहीं टूटता है तो वापस हम 6300-6400 तक के स्तर देखेंगे। एग्जैक्टली वही चाल पकड़ रहा है मार्केट, और 6200 के ऊपर मुझे लगता है 6350 6400 तक के लेवल देख सकते हैं। 6120 का आप स्टॉप लॉस लगा के
6120 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी बाइंग पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। साथ साथ में क्योंकि कल एक्सपायरी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है ऑप्शंस की, तो 6200 का कॉल आपको करीब 100 से 110 रुपए के आसपास मिल रहा है। बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी, 180 के आसपास टारगेट रहेगा और 70 रुपए के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, आपको भी लग रहा है वंदना जी की खरीद कर जाना चाहिए कच्चे तेल को लेकर? आपकी कॉल क्या है क्रूड में आज? विश्वमन जी, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बनता है क्रूड में और ऊपर की तरफ 6375 तक मुझे एक्सपेक्टेड है और 5800 से नीचे क्रूड का स्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे बहुत पावरफुल कमोडिटी है, प्रोडक्शन कट की न्यूज आ जाती है यहाँ पे, और जो डॉलर इंडेक्स है उसमें दोबारा लग रहा है कि एक फॉल आएगा, तो फॉल आएगा तो यहाँ पे जो बढ़त है वो थोड़ी सी यहाँ पे स्टेबल हो सकती है क्रूड में। ओके, और नेचुरल गैस को लेकर वंदना जी क्या कॉल है आज के लिए? मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी, यूरोप में जो कोल्ड बर्स्ट है उसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड हम लोगों ने आता हुआ देखा है, ये कंटिन्यू रह सकता है। हर डिप पे यहाँ पे नेचुरल गैस में बाइंग आ रही है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि 560 के करीब यहाँ पे बाइंग करें। 585 का टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस 550 का लगाइए। और दूसरी चीज ये है विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा हम पोजीशन को अगर पोजिशनली ट्रेड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं, तो इसमें एक बार 600 तक के जो लेवल्स है वो इजिली आ सकते हैं। ओके, यानी 600 का लेवल भी नेचुरल गैस पे दिख सकता है। धर्मेश जी, आप सहमत है वंदना जी से? देखिए, नेचुरल गैस की बात करो तो नेचुरल गैस में फंडामेंटली मार्केट में जो ठंडी का माहौल है उस कारणवश आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिली। ऑलमोस्ट 100 रुपए की तेजी आपको 15 दिन में आ चुकी है। फंडामेंटली टेक्निकली मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो तेजी है वो शॉर्ट टर्म अवधि के लिए जारी रह सकती है और 600 के स्तर भी आपको मार्केट एक बार दिखा सकता है। बट मैं रेकमेंड करूंगा, ये काफी चंचल कमोडिटी है, इसकी वॉलेटिलिटी काफी हाई है, तो बिना स्टॉप लॉस के इसमें ट्रेड ना करें, क्योंकि ये 50-60 रुपए की मूवमेंट काफी फास्ट दे सकती है, तो उसमें नुकसान काफी हाई होगा। तो स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें नेचुरल गैस में। खरीदे जरूर, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के नहीं खरीदे। जो भी स्टॉप लॉस बताया गया है उसका ध्यान पूरी तरह से रखें, फिर आप ट्रेड करें नेचुरल गैस में, अदरवाइज ट्रेड नहीं करें। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी कल शाम के सत्र में दिखी थी और वो कंटिन्यू होती दिख रही है। कॉपर और जिंक में अच्छी तेजी अभी भी है, 711 के ऊपर कॉपर, जिंक 290 के ऊपर है एमसीएक्स पर। नवनीत जी, बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक क्या सलाह दे रहे हैं इन दोनों ही काउंटर में? आज फिर से खरीदे क्या इन दोनों को? मुझे लगता है कि बायस पॉजिटिव है दोनों ही मेटल्स में, और डॉलर इंडेक्स करीब 105 से करेक्ट होते हुए 104 की तरफ आ गया, और अगर यही ट्रेंड रहा तो थोड़ी सी और पॉजिटिविटी हमको मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन रहेगी दोनों ही मेटल्स में। 708 के आसपास आप कॉपर बाय करने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 704 का टॉप रहेगा, 715 के ऊपर के टारगेट जल्द देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिंक में भी हमने देखा है कि कंटिन्यूस सस्टेन बेसिस पे बाइंग देखने मिल रही है, और एलएमई लेवल्स पे अगर हम देखें तो 3320-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक क्लियर टेक्निकल ब्रेकआउट है चार्ट्स पे। 289 के आसपास बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, 287 का आप स्टॉप लगाइए एंड 294-95 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। यानी कॉपर और जिंक दोनों ही खरीदने की सलाह नवनीत जी की तरफ से। 715 रुपए टारगेट है कॉपर का, 294 रुपए है जिंक का, 287 का स्टॉप लॉस लगाना है जिंक में, 704 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है कॉपर में। आपका व्यू कॉपर और जिंक पे क्या होगा धर्मेश जी? देखिए, मेरी भी काफी तेजी कॉल है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है छोटी अवधि के लिए। अगर आप देखें कॉपर, पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि जैसे ही चाइना ने ओपन किया है मार्केट, तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आ गई और प्राइस ऑलमोस्ट 20 रुपया 680-690 का जो स्तर था वहां से 20 रुपए की तेजी आपको कॉपर में देखने मिली है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, प्लस रुपया मुझे डेप्रिशिएट लग रहा है। और अगर दूसरी बात करें तो डॉलर इंडेक्स में भी आप देखिए तो कंटिन्यूस गिरावट है, जिस वजह से कमोडिटी मार्केट में अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है प्राइस में। तो ओवरऑल बास्केट कमोडिटी मार्केट के लिए ग्रीन रहेगा, और स्पेशली बेस मेटल में जो कॉपर जो किंग है बेस मेटल का, उसमें काफी तेजी लग रही है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पोजिशनली अगर आप ट्रेड करें तो 725 से 730 के स्तर भी आपको कॉपर दिखा सकता है। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप करंट लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। 703 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 720 के टारगेट के लिए आप 1 या 2 दिन के अंतराल के लिए आप कॉपर में निवेश कर सकते हैं। और जिंक में भी वही व्यू है, जिंक पे भी खरीद कर ही जाना है सर? जिंक मेरा काफी एक फेवरेट कमोडिटी रहा है। अगर आप देखिए जिंक की चाल 320 से 280 की रेंज में ही ट्रेड हो रही है, और डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जिसने रैली मिस कर चुके हैं, 10 रुपए की रैली ऑलरेडी हो चुकी है, वो अभी भी यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं मार्केट पे। एक्सपेक्ट करिए कि प्राइस यहाँ से 300 के पार हो सकता है। डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली 280 के स्तर से बाउंस हो रहा है। तो 285 के स्टॉप लॉस से आप पोजिशनली अगर खड़े रहे
तो 300 और 305 के टारगेट तक के लिए पोजीशन आप बना सकते हैं। जिंक में काफी अच्छा मुनाफा होगा क्लाइंट को। ओके, कॉपर और जिंक दोनों सिमिलर कॉल, नवनीत जी से मिलती जुलती कॉल धर्मेश जी की भी है। वंदना जी, आप भी सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? आपको भी लग रहा है कॉपर और जिंक आज खरीद कर जाएं? जी बिल्कुल एग्री करती हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक तो चाइना रीओपन हो रहा है, दूसरी चीज है कि आज की मीटिंग में नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए अगर कोई बहुत हॉकिश कमेंट नहीं आता है फेड की तरफ से, तो ये जो रैली है ये और स्ट्रांग हो सकती है। मैं भी यहाँ पे कॉपर में बाइंग रिकमेंड करूंगी 710 के करीब। मुझे लग रहा है 718 तक मार्केट इजिली जा सकता है। स्टॉप लॉस 706 रुपए का लगाना होगा। और धर्मेश जी से एग्री करती हूँ, मुझे जिंक लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग कमोडिटी, अभी भी इसमें पोटेंशियल है 300 के करीब जाने की, लेकिन 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से मैं यहाँ पे कॉल देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है 291 पे बाइंग करना चाहिए, 295 का टारगेट लगाना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करिए 289 का। यानी तीनों ही एक्सपर्ट्स को लगता है कि कॉपर जिंक खरीदे। स्टॉप लॉस के लेवल हालांकि अलग अलग हैं, वो स्टॉप लॉस जरूर आप फॉलो करें। तीनों एक्सपर्ट्स को की मानते हैं तो आप कॉपर और जिंक यहाँ पर खरीद सकते हैं। चलिए अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आज मजबूती दिख रही है, करीब करीब 30 पैसे की मजबूती। आप करेंसी मार्केट की बात कर रहे थे धर्मेश जी, क्या लग रहा है ये मजबूती जारी रहेगी क्या रुपए की? देखिए, छोटी अवधि के लिए अगर आप देखिए पिछले 10 दिनों में मार्केट में काफी अच्छा एक गोता लगाया था रुपये में, और रुपये काफी डेप्रिशिएट हुआ था। ऑलमोस्ट 83 के स्तर आपको एनडीएफ में देखने मिले थे। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई है क्योंकि वही वीकेंड ऑलमोस्ट नजदीक आ रहा है। प्लस अगर कल के सत्र में देखें तो डॉलर इंडेक्स ने 103 का गोता लगाया, तो उस कारणवश आपको रुपये में थोड़ी सी एप्रिसिएशन देखने मिल रही है। बट ये ज्यादा दिन तक खुशी की बात नहीं है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। फिर से मुझे लगता है कि रुपया कमजोर होगा और रुपया फिर से 83 और 83 के पार चला जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो आप डॉलर बाय करके चल सकते हैं। ओके, नवनीत जी आपका व्यू क्या है आईएनआर पे? है कि आईएनआर लास्ट 2-3 दिन में अच्छी वोलेटिलिटी दिखा रहा है और डॉलर इंडेक्स की नरमी के साथ साथ आईएनआर पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिल रहा है। बट मेरा बायस शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि वापस हम लोग को रुपये में एक अप्रिसिएशन बायस देखने मिलेगा। मैं 82.40 और 82.10 के लिए बैंक कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में आपको 82.10 के आसपास के स्तर मिलेंगे। फेड की बैठक काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और उसका जो डिसीजन आएगा मुझे लगता है आईएनआर के फेवर में आएगा और आप रुपये डॉलर में थोड़ा डेप्रिसिएशन देखेंगे, जिसकी वजह से आपको 40 से 50 पैसे का एक अप्रिसिएशन बायस देखने मिल सकता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में सबसे पहले जीरे की बात करते हैं, क्योंकि जीरा का जनवरी का वायदा आज फिर से नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। 27,445 के नए स्तरों पर जनवरी का वायदा पहुंच गया। वंदना जी, क्या लग रहा है जीरे की ये तेजी जारी रहेगी क्या? वेदर का इम्पैक्ट है यहाँ पे विश्वमोहन जी, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा फियर है कि यील्ड पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे चाइना का ओपन होना भी इसे स्ट्रॉन्ग दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग अगर करनी हो तो थोड़ा सा करेक्शन पे बाइंग करें। ऊपर का जो टारगेट है वो 27,800 का रखना चाहिए। दिसंबर 2022 में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार कोशिश करेगा 28,500 की तरफ जाने का। और धनिया पे दबाव है, हालांकि हल्दी में हल्की तेजी दिख रही है। अब अगला कॉन्ट्रैक्ट जहां पर लोग ट्रेड कर रहे हैं अप्रैल का है। क्या लग रहा है हल्दी और धनिया को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? धनिया में एकरेज का बहुत दबाव आया, 13,300 से लगातार फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है विश्वमन जी। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 8,000 पे एक सपोर्ट लेगा। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग करके चलना चाहिए। एक बार 8350 से लेके 8300 तक के जो प्राइसेस है वो आएंगे और मेजर जो सपोर्ट आएगा वो विश्वमन जी मुझे लग रहा है 8,000 के स्तर पे आएगा। वहां पे फ्रेश बाइंग भी होगी, लोअर लेवल बाइंग भी होगी और वहां से एक बाउंस आता हुआ देखेंगे। तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि 8350 को टारगेट करके सेल करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 8,000 आएगा धनिया में। ओके, और कैस्टर को लेकर क्या व्यू है? कैस्टर में आप क्या कॉल दे रही हैं? कैस्टर में अब अराइवल प्रेशर यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डाउनसाइड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। 7300 तो मुझे इजीली लग रहा है कि यहाँ पे कैस्टर में आना चाहिए। 7280 के करीब यहाँ पे प्राइसेस आना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम 3-4 ट्रेडिंग सेशन का ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से 7,000 के करीब भी यहाँ पे प्राइसेस आने चाहिए। तो आज के लिए ये रहेगा कॉल की करंट मार्केट प्राइस पे या 7360 पे सेलिंग करें, 7280 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7400 का लगाना होगा। ओके, मिंथा ऑयल की बात कर लेते हैं। मिंथा पे कई सारे दर्शकों के सवाल भी आते रहते हैं। 1,000 रुपए के आसपास वापस से चला गया इसके ऊपर, हालांकि लंबी एक सुस्ती देखने को मिली थी, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। 950 से 1,000 के आसपास ही एक रेंज में घूम रहा था। क्या लग रहा है 1,000 के ऊपर जाने के बाद यहां से बड़ी तेजी की तैयारी या बड़ी तेजी की उम्मीद करें कि हालांकि एक्सपोर्ट के नंबर उस तरह के इनकरेजिंग नहीं दिख रहे हैं अभी तक?
वंदना जी। नहीं विश्वमोहन जी, 1700-1800 की कमोडिटी 900 के करीब ट्रेड हुई है। ये काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक मूव आया और ये जो बाउंस बैक आया विश्वमोहन जी, ये बहुत हाई वॉल्यूम के साथ आया है। तो ट्रेड यहाँ पे थोड़ा सा हेल्दी है। मेरे ख्याल से एक पोजिशनल ट्रेड मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। 1000 के करीब बाइंग करें, 1060 का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस यहाँ पे 970 के करीब लगाना होगा। अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तो भी मुझे लग रहा है कि 1100 तक का जो लेवल्स है वो आएगा। क्योंकि यहाँ पे सिंथेटिक मेंथा का भरमार है डोमेस्टिक मार्केट में, उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत शार्प अपसाइड अभी आएगा मेंथा ऑयल में। ओके, यानी सिंथेटिक मेंथा की जिस तरह से सप्लाई बढ़ी है उसका यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन 1060 के टारगेट के लिए, क्योंकि एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो 1060 तक की उम्मीद वंदना जी को लग रहा है। 970 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए और जो करंट लेवल है उसके आसपास ही मेंथा खरीदे। अब कॉटन सीड ऑयल केक की बात कर लेते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर वंदना जी क्या कॉल है? इसमें बिल्कुल सीसॉ मूव आती है विश्वमोहन जी। अगर 2 दिन गिरावट है फिर यहाँ पे बाइंग आ जाती है, तो हर लेवल पे हम देख रहे हैं कि बाइंग रिटर्न यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे सप्लाई टाइटनेस भी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं, बाइंग करना चाहिए करीब 2670 के करीब। बिल्कुल मार्जिनल यहाँ पे प्रॉफिट रखना होगा। 2720 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा, करीब 2645 का। कॉटन हालांकि दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायरी के आसपास जा रहा है, आप पोजीशन भी अनवाइंड कर रहे होंगे क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट का अभी तक कुछ अनाउंसमेंट एमसीएक्स की तरफ से नहीं हुआ है। क्या कुछ खबरें मिल रही हैं वंदना जी? क्या लग रहा है कब तक ये जनवरी का वायदा एमसीएक्स पर लॉन्च हो जाएगा? रीलॉन्च की तैयारी कब से हो रही है? विश्वमोहन जी, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि दिसंबर 15 या 20 तक ये यहाँ पे अनाउंसमेंट करें, क्योंकि नया साल आने वाला है, आउटलुक भी बना रहे हैं लोग और नए साल की तैयारी कर रहे हैं। वैसे वो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जो 4th वीक है वहां पे कुछ अनाउंसमेंट्स आए और यहाँ पे लॉन्च की बात हो। और यहाँ पे अगर कॉटन लॉन्च नहीं होता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो बहुत बड़ा वैक्यूम एक क्रिएट होगा और कपास में मुझे लगता है कि वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है। ओके, यानी सारे जितने भी इंडस्ट्री के या जो भी पूरे वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे राय ली जा रही है और उन फीडबैक के बाद जल्द उम्मीद की जा रही है कि एमसीएक्स पर नए सिरे से कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो सकता है, फिर उसमें नई ट्रेडिंग शुरू होगी। हालांकि ये जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है अब एक्सपायरी के आसपास आ रहा है, तो इसमें नई पोजीशन तो नहीं बन रही है, तो इसका अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। चलिए, शो को अब यहीं पे समेटने का वक्त आ गया है। धर्मेश जी, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। नवनीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल